नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एसएससी सीपीओ की सीरीज चल रही है और आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2023 का 5 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है किराए पर होने वाला खर्च अन्य पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई किराए पर जो खर्च होता है वो खर्च होता है 20% और अन्य पर जो अदर पर जो खर्च होता है वो होता है 10%। तो इसकी तुलना में ये वाला जस्ट डबल है, इसका मतलब कितना अधिक है 100%। तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नंबर 2 कहता है एक आदमी ने 2 कार 60,000 रुपए प्रत्येक में बेची। इसका मतलब दोनों कारों का विक्रय मूल्य बराबर है। एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। यदि भाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दो चीजों का बराबर होता है और लाभ और हानि का प्रतिशत मान भी बराबर होता है तो आप जानते हैं बिजनेस में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कैसे निकालते हैं? लाभ और हानि का जो प्रतिशत वैल्यू है उसके स्क्वायर में 100 का भाग दे देते हैं। तो हम कहेंगे इस तरीके से उसे बिजनेस में ओवरऑल 4% की हानि होगी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था सीधा सीधा। कहता है इस संख्या का एलसीएम बताइए। भाई एलसीएम बताने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या ली, अब इसके थोड़े फैक्टर कर लेते हैं जिससे कि हम इससे कनेक्ट कर पाए। तो इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो 6 से कर दिया। 6 7 42, 6 3 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 438 को 73 इंटू 6। अब देखिए ये हमारे दिमाग में आ जाएगा 22 इंटू 6 132 होता है। तो 6 तो ऑलरेडी है, अब 22 का इससे कोई लेना देना नहीं है तो हमने 22 भी लिख दिया। इसे लिखेंगे 16 इंटू 6, 6 तो है, 16 का एक गुणनखंड फैक्टर 2 तो यहाँ है, कितना कम है 8, तो हम 8 और लगा देंगे और हम कहेंगे ये इस संख्या का एलसीएम हो गया है। अब बेटा अगर आप देखें तो यहां पर ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक अलग अलग है। इसका मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट से ही बताएंगे। 3 इंटू 6 18, तो 8 दूनी 16 और 6 इंटू 8 48। इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो है वो 8 रहेगा और यूनिट डिजिट 8 ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे बिना पूरी कैलकुलेशन के ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ नंबर 4, 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव लड़ा है और इनको क्रमशः इतने वोट मिले हैं। तो आपसे पूछ रहा है बताओ विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। तो भाई सबसे ज्यादा वोट मिले इसको, इसका मतलब ये विजय रहा और ये 11,628 वोट प्राप्त करता है। टोटल वोट कितने होते हैं? तो यहां आ जाता है 14 और 6 20, 0, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, और उसके बाद में हो गया 76 77 87 और 116 और ये हो गया 204, 20,400। तो इतने वोट मिले विनर को। कितने में से? 20,400 में से प्रतिशत निकालेंगे तो 100 में से निकलेगा। दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 4 की टेबल में 8 जो मिलेगा पूरी पूरी संख्या के साथ 7 पर मिलता है। और अगर हम देखते हैं तो 204 को 57 से गुना करते हैं तो हमारे पास में आता है 11,628। तो हम कहेंगे विनर को जो वोट मिले हैं उसका परसेंटेज 57 रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राम के पास 12 मुर्गी हैं और 5 गाय हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे हेंस की संख्या है, मुर्गियों की संख्या है और काउस गायों की संख्या है। तो राम के पास में है 12 और 5, जबकि श्याम के पास में 18 मुर्गियां हैं और 9 गाय हैं। फिर तीसरा कैंडिडेट है प्रीतम, इसके पास में 4 मुर्गियां हैं और 8 गाय हैं। और चौथा कैंडिडेट है विनय, इसके पास 10 मुर्गियां हैं और 7 गाय हैं। आपसे पूछ रहा है किसके पास मुर्गियां और गायों का अनुपात जो है सबसे अधिक है। तो भाई 12:5 को सॉल्व करें तो यहाँ 2.4 आएगा, 9 दूनी 18 तो ये 2 आ गया, यहाँ पर 0.5 आ गया और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाता है आपके पास में 7 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 7 एकम 7 और 14 इंटू 7 98 लगभग 1.4 के आसपास आया। सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है और ये पहला कैंडिडेट है राम, तो हम कहेंगे
राम के पास में जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। नाउ एक गोले और दूसरे ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा, माना कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर में ले लेता हूं। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया। साथ में हम यहां से अगर देखते हैं तो ये अपने से कह रहा है, अच्छा यहां से हमारे पास में रेशियो आ जाएगा। भाई ये अगर इधर आएगा तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 3/2 और इस पर आ जाएगा रूट। ये इधर आया आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर था रूट लिया तो यहां तो √3 आ गया और 4 का √2 आ गया। तो हमें इनकी रेडियस का रेशियो पता लग गया। अब वो कहता है इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ये जो है ये तो है गोला और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर, और ये जो है अर्धगोला ये है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यही होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। अब नाउ यहां पर 4, आर का मान है √3 तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब मतलब 3√3। साथ में यहां 2 तो है ही, वैसे तो हम 2 को कैंसिल कर सकते थे, कोई बात नहीं लिख लिया आर क्यूब और आर का मान है 2 तो 2 का क्यूब हो गया है 8। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाता है 2 बार तो हमारे पास में आ जाता है 3√3 और 4। ऑप्शन देखते हैं 3√3 और 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। 3√3 और 4 हमारे ऑप्शन डी में आ जाता है तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नंबर 7, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 660 दे रखा है और इसका आयतन पूछा है। भाई हमें सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आप जानते हैं ये 2 पाई आर एच होता है तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर का मान हमें नहीं पता है और एच का मान क्वेश्चन में दे रखा है 15 और ये बराबर है 660 के। 15 से कैंसिल किया, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 22 इंटू 2 44, तो यहां से हमारे पास आर का मान निकल कर आ जाता है 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है उसने इस गोले का माफी चाहूंगा गोला बोला मैंने, आपसे पूछा है सिलेंडर, इस बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच तो 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान हमने कैलकुलेट किया है 7 तो 7 इंटू 7 और एच का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 15 इंटू 7 105, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 से तो हमारे पास में आ जाता है 22 इंटू 5 110, ये हो गया, और 22 एकम 22 और 1 23 तो आंसर आ जाएगा 2310 जो कि ऑप्शन डी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 4 है। अगर कोई शंकु है कोण है तो हमें क्वेश्चन में इसकी रेडियस दे रखी है 3 और हाइट दे रखी है 4। तो अगर रेडियस 3 है हाइट 4 है तो ये 5 हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया शंकु का होता है पाई आर प्लस एल, यही होगा। पाई का मान आप जानते ही हैं 22/7 हो गया, आर है इसकी 3 और आर का मान 3 है और ये जो स्लांट हाइट है ये 5 हो गई है। ठीक है, 5 और 3 8, 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 22 तो ये हो जाता है 528 और अपॉन में आ जाता है 7। इससे ज्यादा इन्होंने सॉल्व किया नहीं है तो हम कहेंगे ऑप्शन सी टिक करेंगे हम इसका क्वेश्चन के आंसर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जूली और सोमा एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। तो जूली है और सोमा है एक ही बिंदु से चलना शुरू करते होंगे, विपरीत दिशाओं में चलते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। तो मान लेते हैं जूली ने इधर चलना स्टार्ट किया है और सोमा ने इस पॉइंट से इधर चलना स्टार्ट किया है। आगे कहता है जूली सोमा से 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है। जूली की स्पीड तेज है एज कंपेयर टू सोमा और 4 घंटे के बाद वो 40 किलोमीटर दूर है। भाई मैं कहता हूं 4 घंटे के बाद में ये यहां पर है और ये यहां पर है और इन दोनों के बीच का फासला है 40 किलोमीटर का।
कुल मिलाकर दोनों ने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है, यहां से चले और ये 4 घंटे में इधर और ये 4 घंटे में यहां, तो टोटल 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई है 4 घंटे में। इसका मतलब दोनों हर घंटे चल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें से भी क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है जूली की स्पीड ज्यादा है, कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 10 में से 4 हटा दें तो बचता है 6, वो दोनों की बराबर बराबर हो जाएगी। तो इसकी सोमा की तो आ गई 3 और इसकी हो जाएगी 3 और 4 7, तो दोनों की स्पीड आ जाएगी 7 और 3। तो जूली की स्पीड 7 है और सोमा की 3 है। हम कहेंगे इनकी अलग अलग स्पीड जो है ऑप्शन बी में मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है, उसका एक हिस्सा वो 9% के लाभ पर बेचता है, ठीक बात है, और शेष को वो 19% के लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसका लाभ होता है 15%। एक आसान सा एलिगेशन की अप्रोच काम में आ गई, तो यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 6। इसका मतलब उसने जो इस कंडीशन पर बेचा है गेहूं उसका अनुपात है 2:3। आपसे पूछ रहा है अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा, मतलब 2 की मात्रा बतानी है। इधर 2 किलो बिका तो इधर 3 किलो, तो टोटल बिका 5 और 5 बराबर है 650। तो 650 डिवाइडेड बाई 5 और हमें वैल्यू बतानी है 9% वाले की, मतलब 2 की। 5 से ये 13 और 13 इंटू 2 26। हम कहेंगे 260 किलो गेहूं 9% वाली कंडीशन पर बिका है और 260 फर्स्ट ऑप्शन में आता है। नाउ नंबर 11, इनका एलसीएम बताना है। बेटा आप जानते ही हैं एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, तो पॉइंट को तो 0.45 ले लिया, पॉइंट सब में बराबर स्थान पर लगा हुआ है, नहीं होता तो स्थान बराबर करते। अब 45 में से 9 इसका एक फैक्टर काम में आ जाएगा, 2 बचेगा, तो हम 2 का गुना और कर लेते हैं, ठीक है। इसके 15 को देखते हैं, तो 15 का तो इसमें सीधा सीधा भाग जाएगा, तो हम कह देंगे इसका जो एलसीएम आएगा वो 0.90 आएगा, और 0.90 मतलब 0.9 फर्स्ट ऑप्शन में है। नंबर 12, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी एक टनल को पार करने में 40 सेकंड लेती है। तो ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया और 500 मीटर लंबी टनल को पार किया, तो ट्रेन कुल चली 680 मीटर की दूरी, और ये जो 680 मीटर की दूरी चली है ये 40 सेकंड में चलती है। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, कितने समय में की? दूरी में अगर हम समय का भाग देते हैं तो चाल आती है, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, और यहां पर हमारे पास में अब 5 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से हम इसे कैंसिल कर लेते हैं 17, ठीक है। तो 18 इंटू 17, 18 18 324 माइनस 18 306 बटे में 5, और 306 बटे में 5 हमारे पास में आता है, तो ये हो जाता है हमारे पास में 61.2। 5 इंटू 6 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 61.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 13, देखिए भाई ये साइन स्क्वायर थीटा है, या 90 माइनस थीटा पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा का मान और यहाँ थीटा का मान सेम होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस 90 पर साइन में कन्वर्ट होगा, थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो कॉस थीटा साइन थीटा, और ये भी हो गया 1 प्लस 3 10 25 और 75। और आप जानते हैं 10 25 और 75 दोनों के एंगल की वैल्यू कितनी हो रही है, 90 हो रही है, तो ये आपस में 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा 3 और 1 प्लस 3 ये हो जाता है 4, ठीक है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। 14, इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 2:5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसे हम लिखेंगे 0.4। 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33, 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7, और 5/6 को हम लिखेंगे 6 इंटू 8 48, और 48 के बाद 2 बचेगा, 6 इंटू 3 18 0.83।
तो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में है, ऑप्शन डी में है। नंबर 15, इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या 65 को लिखा, 65 का मतलब है 13 इंटू 5, तो इसका एक फैक्टर 5 तो मिल गया, 9 नहीं मिला तो 9 का गुना कर दिया। अब इसका और इसका तो काम यहां तक हो गया। 30 का मतलब है 5 तो है ही, अब बचा 6, तो 6 में आएगा 2 और 3, तो 3 तो है 2 नहीं है तो 2 का गुना कर दिया। और 20 की रही बात, तो 20 का देखिए 5 है 2 है 2 नहीं है तो 2 का और गुना कर देते हैं और ये इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। चेक करते हैं क्या आता है। 13 इंटू 5 65 और 65 इंटू 2 होता है 130 और ये हो गया 9 इंटू 2 18। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 13 इंटू 8 104, 10 बचा, 13 कम 13 और 10 23, 2340, 2340 ऑप्शन सी में है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग करके 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब 315 सेंटीमीटर, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, इट मीन्स 685 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वही सबसे बड़ी लंबाई होगी जो इन तीनों को बराबर बराबर नाप सके। तो इसके लिए भाई हमें एचसीएफ लेना होगा। इसका मतलब एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब में से ज्ञात करना है। आप जानते हैं बेटा, में से ज्ञात करने के लिए कोई भी दो नजदीक वाली संख्याओं का हम अंतर लेते हैं। तो यहां अंतर आता है भाई हमारे पास में 185 और 185 का तो अब सीधी सी बात है इसमें भाग नहीं जाएगा, मतलब फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 5 का भाग दिया तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 3 बचा, 5 इंटू 7 35, यही आएगा हमारे पास में 500, 685, 185 आता है, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 7 35। 37 तो इसका फैक्टर है नहीं क्योंकि 37 का 500 में नहीं जा रहा है, 5 है, 5 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हम कहेंगे 5 इसका एचसीएफ हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। अच्छा, इसका मान पूछा है। देखिए अगर मैं इस 4 को यहां ले जाता हूं तो यहां से आता है x बटे में, या इसको ले जाने की जरूरत ही नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x बटे में y बराबर 3 बटे में 1। या फिर आप इसे यहां ले जाते तो अगेन 4 से 4 कट जाता। अब x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइड में x का मान 3 और 2 एकम 2, ऊपर आता है 9, नीचे है 1, आंसर आ गया 9 और 9 हमारा ऑप्शन सी है। नंबर 18, 5,000 रुपए पर 30% की छूट है और 15 और 25 की दो क्रमिक छूट है, उनके बीच का अंतर। तो एक तो डिस्काउंट है 30% का और दो डिस्काउंट और हैं। पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरा डिस्काउंट 25% का। अब दो लगातार डिस्काउंट हो गए तो हम ये वाला तरीका भी काम में ले सकते हैं या फिर हम भिन्न वाला तरीका ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर लीजिए भाई। ये हो गया 25 और 15 40, 25 से कैंसिल किया 4 बार और 4 का इसमें भाग देते हैं तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12.75, 40 में से 3.75 कम करते हैं तो हमारे पास में आता है 36.25। एक तरफ डिस्काउंट 30% का मिल रहा है और माइनस बता रहा है डिस्काउंट को, और एक तरफ डिस्काउंट मिल रहा है 36.25 का। दोनों डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6.25% का, और 6.25% हमें निकालना पड़ेगा 5,000 का। तो परसेंटेज कैंसिल होगा और पॉइंट कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में 4 जीरो आएंगी, 3 जीरो कैंसिल, बटे में 2 आएगा, 5 से ये 2 आ गया। अब 625 का आधा तो 312.5 का अंतर आ जाएगा और 312.5 सी ऑप्शन में है। ये कहता है P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 और 4 हैं, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो पहले हमें दो सर्कल बनाने हैं जो कि इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे। तो एक सर्कल ये हो गया है हमारे पास में, और एक दूसरा और बनाना है जो कि इसे इंटरनली टच करेगा,
ये बना लिया और इसको यहां पर लगा दिया, इसने एक दूसरे को आंतरिक रूप से टच किया है। ठीक है, अब ये कहता है इनकी त्रिज्याएं 6 और 4 हैं, तो भाई दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर कहता है एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू का लंब समद्विभाजक जो है, पी और क्यू वाले जो वृत्त हैं, ये जो पी है और इसका सेंटर मैंने मान लिया यहाँ क्यू है और दोनों के बीच का अंतर आ गया है 2। पी और क्यू का जो लंब समद्विभाजक है, इसको जो दो भागों में बांट रहा है, वो ए और बी पर बड़े वृत्त से स्पर्श करता है। तो ये लंब समद्विभाजक ऐसे निकला और इसने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये एक है और ये एक है और ये पी और क्यू पर बड़े वाले वृत्त को टच करता है। तो आपसे पूछ रहा है बड़े और छोटे वाले को, पी और क्यू को ए और बी पर टच करता है, तो ये ए पर और यहां बी पर टच किया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए और बी की लंबाई क्या है। भाई ये बड़े वाले वृत्त का अगर केंद्र है तो केंद्र से परिधि की सीधी दूरी इसकी त्रिज्या होती है और ये त्रिज्या हमें 6 दे रखी है। अब अगर ये 6 है और ये 1 है तो मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकता हूं, जैसे मैंने इसका नाम सी दे दिया है। तो AC की जो लंबाई होगी वो होगी 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट, तो ये आ जाती है √35। अगर AC की लंबाई √35 है तो CB की लंबाई भी √35 होगी, तो AB की जो लंबाई होगी वो होगी 2√35 और 2√35 हमारे पास में ऑप्शन बी में है। नंबर 20, एक कर्मचारी की मासिक आय 26,500 रुपए है, तो वो कमाता है 26,500। साथ में वो कह रहा है उसका जो खर्च है वो है 22,000 रुपए। तो पहले हम इसका अनुपात बना लेते हैं कि कितना कमाया और कितना खर्च किया। भाई यहां से अगर देखते हैं हम तो 5 से कैंसिल करें तो 5 × 5 25 और 5 × 3 15 और 5 से ये आ जाता है 44। कहने का मतलब हुआ 53 रुपए कमाए, जिसमें से 44 खर्च कर दिए, तो इसने जो बचत की वो बचत आती है यहाँ पर 9। आप कहेंगे यहीं से माइनस क्यों नहीं किया, बेवजह बड़ी कैलकुलेशन होती, उसको छोटे में कन्वर्ट कर दिया, ये अनुपात बन गया। कहता है अगले साल उसकी आय 20% से बढ़ गई। भाई उसकी आय है 53 और 20% से बढ़ेगी, तो अब उसके अकाउंट में एक्स्ट्रा रुपए आएंगे। 53 का 20% होता है 10.6, ये एक्स्ट्रा आएगा, इतना तो आएगा ही। टोटल आय कितनी होगी, 53 + 10.6 मतलब 63.6, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। उसका खर्च जो है 15% से बढ़ गया, तो मैं 44 का 15% निकालूंगा और 44 का 15% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 6.6। तो ये इतना खर्चा तो करता ही है, बल्कि इतना खर्चा और बढ़ गया। लेकिन अगर आप देखें तो खाते में पिछली बार के बजाय 10.6 रुपए एक्स्ट्रा आए, उसमें से आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है 6.6, तो आपकी इनकम भी जो है वो एक्स्ट्रा हुई है। कितनी, 10.6 में से 6.6 कम कर दो तो यहां से आ जाता है 4। इसका मतलब आपकी जो बचत है वो 4 रुपए से बढ़ रही है। बचत बढ़ी है 4, कितने से, 9 से। 4/9, 1/9 का 4 गुना, 1/9 होता है 11 सही 1/9, तो यहां आ जाएगा 44 सही 4/9%, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है साइन A माइनस कॉस B का मान ज्ञात करो। भाई अगर साइन X माइनस कॉस Y बराबर 0 के हो जाता है, यदि x + y बराबर 90 के होते हैं, और यहां अगर आप देखें तो x + y का मान 90 के बराबर हो रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू है ऑप्शन सी के हिसाब से 0 हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, ये साइन में है, इसको cos 90 माइनस लिख लेते तो भी ये साइन में बदल जाता, साइन से साइन कैंसिल हो जाता या cos से cos कैंसिल हो जाता, तभी भी 0 ही आता। अब ये कहता है एक राशि प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण दर पर 4 साल में 7656 हो गई है और 5 साल में हो जाती है 8120। तो यहां से हम 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 5 साल में पैसा 8120 हुआ है और 4 साल में है 756,
तो माइनस करते हैं तो ये आता है 464, 464। यदि 1 साल का ब्याज 464 है तो 4 साल का जो ब्याज होगा, 4 साल का जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 4 गुना 464। 4 इंटू 4 16, 24 और 1 25, 16 और 2 18, 1856 रुपए। आपका जो पैसा है वो 4 साल में 7656 हुआ और 4 साल में ब्याज कितना बना, 1856। यदि मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो इस मिश्र धन में से 7656 में से मैं 4 साल का ब्याज 1856 घटा देता हूं, तो यहां आएगा 0 0 और 68 और 8 76, 5800 रुपए। तो ब्याज कितना है भाई, ब्याज है 4 साल का 1856 और प्रिंसिपल है हमारे पास में 5800 रुपए। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, तो मैं कहूंगा 1 साल का ब्याज है 464। ब्याज किस पर आता है, मूलधन पर आता है। मूलधन कितना है, 5800 है। प्रतिशत कितने में से निकलेगा, 100 में से निकलेगा, इंटू 100। दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं। 2 से कैंसिल करूं तो यहाँ 29 आ जाता है। 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास में 2 3 2 यही आएगा और 29 इंटू 8 ये हो जाता है 232। तो हम कहेंगे ब्याज की दर है 8%। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है, a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी है। भाई एक बात बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो आप कहेंगे a स्क्वायर आएगा प्लस 1 में a स्क्वायर आएगा और माइनस का 2 आएगा और ये बराबर हो जाएगा 16 के। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसे इधर ले जाता हूं तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास में 16 और 2 18 आ जाएगी। मुझे तो चाहिए a प्लस 1/a, तो अगर मैं इधर भी 2 ऐड कर देता हूं और इधर भी मैं 2 ऐड कर देता हूं तो आप कहेंगे ये जो है हो जाता है a प्लस 1/a का स्क्वायर और ये बराबर हो जाता है 20 के। हो रहा है? ठीक है, तो a प्लस 1/a का स्क्वायर अगर 20 के बराबर है और अगर मुझे वैल्यू चाहिए a प्लस 1/a की, तो आप कहेंगे 20 का रूट ले लो और 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 रूट 5 और 2 रूट 5 हमारे पास ऑप्शन डी में है। आपने शायद फॉर्मूला रट रखा होगा माइनस से प्लस पर जाने के लिए, मैंने एक एक स्टेप लिख दिया है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कहता है विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है, तो विपिन जो है एक काम को 2 दिन में कर सकता है। वैभव जो है एक काम को कंप्लीट करता है 3 दिन में और चिराग इसी काम को कंप्लीट करता है 6 दिन में। अब ये कहता है यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। पहली बात तो टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया 6 और यहां काम करने वालों की क्षमता आएगी 3 2 1। काम है 6, तीनों करेंगे एक दिन में, 3 2 5 और 1 6, तो पूरा 1 दिन का समय लगेगा जब वो तीनों काम कर रहे होंगे और हमारा आंसर ऑप्शन सी के हिसाब से सही होगा। कहता है 30% और 20% की दो एक ही डिस्काउंट के बराबर, मतलब एकल छूट क्या होगी या इक्विवेलेंट डिस्काउंट वैल्यू क्या होगी। तो या तो आप इसमें सक्सेसिव मेथड काम में ले लीजिए या फिर आप इसमें फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। 30% का मतलब होता है 3/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। तो दुकानदार ने 10 रुपए की चीज पहले तो बेची 7 में, ये तो उसका MRP था और 3 कम करके उसको बेच दिया 7 में। बाद में 1/5 की छूट का मतलब 5 की चीज को बेचा 4 में। यहां आ जाता है 50 और यहां आ जाता है 28। 50 का सामान 28 में बेचा तो उसने डिस्काउंट दिया है 22 का, कितने पर, 50 पर, और प्रतिशत में निकालेंगे 100 में से, तो यहां आ जाता है आपके पास में 44% का डिस्काउंट हो गया। इधर से आप कहेंगे तो पहली छूट है 30, दूसरी है 20 प्लस पहला डिस्काउंट इनटू दूसरा डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं। माइनस के 50 में से 6 कम कर दो तो -44 और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को कि उसकी कीमत 44% कम हो गई है,
कैसे भी सॉल्व करिए, तरीका बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा। नंबर 26, इनका एलसीएम बताना है। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एलसीएम बताना है तो पहले इसके फैक्टर करने होंगे। 15 के ऐसे फैक्टर करें कि 8 आ जाए, 5 तिया 15, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 x माइनस 3। 5 तिया 15, 5 और 3 8। 6 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पर 5 आए, 3 दूनी 6, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3। एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो या तो आप पहले को या दूसरे को, किसी एक को तो पूरा लिख लेंगे। जैसे मैंने पहला लिख लिया x माइनस 5 x माइनस 3। इस संख्या में इस संख्या का तो भाग जाएगा ही। x माइनस 2 नहीं है तो x माइनस 2 और लगा दिया। x माइनस 3 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो गया है। तो आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, तीनों माइनस में, स्क्वायर है, x माइनस 5 x माइनस 2 x माइनस 3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नंबर 27 कहता है हमारे पास में 45 संख्याओं का जो औसत है वो इसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है यहां पर 39। बाद में पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया। अब भाई किसी के मार्क्स आप सोचिए 65 आए थे और बच्चे को 56 दिए, तो उसकी वजह से, गलती की वजह से स्कोर कम दे रखा है। तो एक्चुअल मार्क्स जब ऐड होंगे तो 56 कम होंगे, 65 बढ़ेंगे। 56 माइनस होंगे, 65 ऐड होंगे। तो देखा जाए तो 65 की जगह 56 लिखे, लिखने कितने चाहिए थे 65। तो ओवरऑल जब सही एवरेज आएगा तो ये जो एवरेज है 39 ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के मार्क्स और आएंगे। यहां दिए हैं 56, आने कितने चाहिए थे 65, अंतर कितने का आ गया 9 का। ये जो 9 मार्क्स हैं ये सब में बराबर बटेंगे और सब बच्चे हैं 45। 9 पंजे 45, 1/5 मतलब 0.2 से एवरेज और बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज होगा 39.2 और जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। 28 रॉबर्ट को एक काम पूरा करने में टॉम से दुगना समय लगता है और जॉर्ज से 3 गुना समय लगता है। तो 3 लोग हैं, रॉबर्ट है, टॉम है और जॉर्ज है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं रॉबर्ट को एक काम को पूरा करने में, यहां अगर हम देखते हैं टॉम से दुगना समय लगता है, तो टॉम से दुगना समय लगता है, इसका मतलब ये 1 दिन में करता है तो ये 2 दिन में करता होगा। तो कैपेसिटी आ जाएगी यहां पर 1 और यहां पर 2। क्वेश्चन में हमें टाइम का रेशो दे रखा है लेकिन हमने कैपेसिटी का बना दिया। अब बात आती है जॉर्ज से तुलना करें, तो जॉर्ज के कंपैरिजन में रॉबर्ट को 3 गुना समय लगता है। इसका मतलब जॉर्ज काम को 1 दिन में खत्म करेगा तो रॉबर्ट खत्म करेगा 3 में। ये अनुपात जो बन रहा है वो टाइम का बन रहा है, कैपेसिटी का बनेगा तो यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि टाइम में और कैपेसिटी में रिलेशन इनवर्स चलता है, व्युत्क्रमानुपात चलता है। कहता है एक साथ काम करते हुए 23 घंटे में पूरा कर देते हैं। जब ये एक साथ काम करेंगे तो पूरा काम जो है 1 दिन में करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 1 घंटे में किया 6 और 23 घंटे में पूरा, 23 इंटू 6 138। लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये है कुल कार्य। पूछ रहा है टॉम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम इतना है, टॉम 1 घंटे में काम करेगा 2, तो टोटल काम में हर घंटे के काम का भाग दे दिया। आंसर आ गया 69 आवर्स में ये काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन बी को मैच करता है। नंबर 29 दो धातु की गेंद है P और Q और इस प्रकार है कि P का व्यास Q के व्यास का 4 गुना है। तो P और Q के बारे में बात करें, P का जो व्यास है Q के व्यास का 4 गुना है, तो Q का व्यास 1 है तो P का व्यास 4 है। ठीक है, तो P और Q के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेटा ये देखिए, ये डायमीटर व्यास का अनुपात है, तो अगर मैं कहूंगा त्रिज्या का अनुपात तो क्या होगा, तो आप कहेंगे यहां भी 2 का भाग लगेगा और यहां भी 2 का भाग लगेगा। आप जानते हैं अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 2-2 का भाग लगाओगे, इसका मतलब ये इसकी त्रिज्याओं का भी अनुपात हो गया है। तो 2 गेंद है मतलब 2 गोले हैं
और उनका त्रिज्याओं का अनुपात या व्यासों का अनुपात हमें पता लग गया है। आप कहेंगे आधा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दो इधर दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इधर भी 4/3 और इधर भी 4/3, पाई जो है वो तो कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आर 4 है तो 4 का क्यूब होगा और इधर 1 है तो 1 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 1, तो हम कहेंगे इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो आएगा 64:1, जो कि डी ऑप्शन को अकॉर्डिंग सही होता है। नंबर 30, एक धावक है जो 750 मीटर की दूरी तय करता है और समय लेता है 54 सेकंड का, तो इसकी चाल आती है इतना मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चाल वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो हमने 18/5 का गुना और कर दिया है जिससे कि हम इसको चेंज कर सकें। 18 से ये 3 और 5 दिया 15 से ये 5, तो आंसर आ जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन मैच कर गया। नंबर 31, दो संकेंद्रिक वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 है और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा PQ आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो दो संकेंद्रिक वृत्त बनाने होंगे हमें सबसे पहले, तो पहला वृत्त ये बनाया और दूसरा और बना लेते हैं। ये दो वृत्त हो गए हैं और इन दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, साथ में कहता है बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमें 6 दे दी है। ठीक है, साथ में कहता है और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा PQ आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये जीवा निकल गई यहां से और इस जीवा का नाम है PQ और ये टोटल है 10। साथ में आपसे कह रहा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त के केंद्र से यहां तक की सीधी दूरी, तो आप कहेंगे ये तो 6 ही आएगी। अब अगर ये लंबाई टोटल हमें क्वेश्चन में PQ की जो लंबाई है वो 10 दे रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 हो गई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, मुझे इस R का मान निकालना है। तो R का जो मान आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 में से 5 का स्क्वायर 25 कम कर देते हैं हम हमारे पास में, तो हमारे पास में इसका जो आंसर आता है 36 माइनस 25, R की वैल्यू हमारे पास में √11 आ जाती है। तो हम कहेंगे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बी ऑप्शन में दी गई है। 32, सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हो गया 9 दूनी 18 और पहले ये सॉल्व होना चाहिए था, तो 24 इंटू 3 72, 72 इसके डिवाइड में आएगा 18/72, इसका मतलब यहां तक का तो हो गया 1/4। आगे देखते हैं, यहां देखना भाई, यहां ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 यहां आएगा और आगे लगा हुआ है माइनस, तो इस माइनस को कर देगा ये प्लस। ठीक है, यहां प्लस लगा देता हूं मैं। तो ध्यान से देखिए, डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बच जाएगा हमारे पास में क्या, प्लस का 3। अरे बचेगा ना। तो ये यहां तक का सॉल्व हो चुका है, यहां तक का। अब यहां आएगा 3 इंटू 5 15, तो 3 के बटे में 15 है, तो 3/15 मतलब 1/5, ये हो गया है। इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, यहां 5 आ जाएगा, यहां 20 इंटू 3 60 आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, और यहां पर 4 आ गया, 60 65 69, 69 अपॉन में 20 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 33, एक चतुर्भुज आकार के भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 12 और 18 है। तो एक कोई ट्राइंगल दे रखा है, अब वो कैसा भी हो सकता है, हमने ऐसे ही बना लिया, तो ये कुछ इस तरीके का रहा होगा। ठीक है, अब ये कहता है एक विकर्ण की लंबाई, मैं मान लेता हूं एक विकर्ण की लंबाई जो है आपके पास में क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो एक ये विकर्ण की लंबाई हमारे पास में 20 आ गई है, ये लंबाई 20 आ गई है। साथ में कहता है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंब, तो एक यहां से इस पर जो लंब डाला गया है ये है 12 का, और इधर से जो लंब डाला गया है
इसकी लंबाई जो है वो है 18। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये तो सीधा सा है, एक ट्राइंगल इधर बन गया और एक ट्राइंगल इधर बन गया। इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार है 20 और ऊंचाई शीर्ष से सीधी दूरी ये हो गया 12 प्लस 1/2, आधार अगेन इसके लिए भी 20 है और इसके लिए ऊंचाई या लंबाई हो गई है 18। 2 से 10 बार, 2 से 10 बार, ये आ गया 120, यहां पर आ जाता है 180, तो ऐसे करके हो जाता है टोटल 300, जो कि ऑप्शन सी में है। नंबर 34 कहता है एक सर्वे हुआ है 200 लोगों के बीच में जिनके पास में व्हीकल है और नहीं है। कुछ के पास में स्कूटर है, स्कूटर में मेल फीमेल, कार है, दोनों व्हीकल हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। पर्सन हु डू नॉट हैव ऑन व्हीकल, इनकी संख्या ये है। तो आपसे पूछ रहा है उनकी संख्या बताइए कितनी है जिनके पास में कार नहीं है। तो कार नहीं है मतलब इनके पास में कार है और इनके पास में तो कार और स्कूटर दोनों हैं, तो इसको हटा दो। बाकी के लोगों के पास में कार नहीं है। तो 30 और 20 50 और 50 100 और 45 145, 145 लोगों के पास में कार नहीं है। कितने में से? 200 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो हम निकालेंगे 100 में से। ठीक है, दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं। 2 × 7 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हम कहेंगे 72.5% लोगों के पास में कोई भी कार नहीं है। नंबर 35 में ये कह रहा है, ये एक हमें डेटा दे रखा है, स्कूल के नाम है और इनके स्टैंडर्ड की डेटा दे रखा है 5th क्लास 6th 7th 8th और 9th क्लास। आपसे पूछ रहा है स्कूल यू से कक्षा 7 में, तो स्कूल यू से कक्षा 7 में 162, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, इस स्कूल की सभी कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इस स्कूल के टोटल बच्चे निकालने हैं तो मुझे ऐड करना पड़ेगा यहां से, तो ऐड कर लेते हैं। इसी स्कूल के टोटल बच्चों का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो यू स्कूल का डेटा हम देख लेते हैं, लास्ट में 2 आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं, तो देखिए भाई ये तो सीधा सीधा है, 16 16 और 16 32, 16 × 3 48, 16 × 4 64, यहां तक आ गया 64, 64 एंड 4 68 प्लस 10 78 और 88 78 88 88 में 5 और ऐड कर देता हूं मैं, तो ये 93 हो जाता है। तो यहां पर हो जाता है 932। तो 162 जो है वो 932 का कितना प्रतिशत है, ये बस अपने से पूछा है। और पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जैक्टली। ओके, ऑप्शंस नियर बाई हैं। अगर मैं नियर बाई ऑप्शंस को देखता हूं तो 16 × 6 96, ये 17 की सीरीज में जाएगा और ये 17.36 में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया है ऑप्शन 17.36, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, आपको डेटा दिया हुआ है 2015 का और मैन्युफैक्चरर है ए बी सी और डी, ये 2010 से देके 2015 तक का। पूछता है निम्नलिखित में से किस के संबंध में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री सबसे कम है। तो वाहनों की बिक्री सबसे कम हमें बतानी है, तो इसमें सबसे कम का डेटा अगर हम देखते हैं तो सबसे कम डेटा हमें 54,000 नजर आता है। 54,000 से कम हमारे पास कहीं नहीं आता है। तो 54,000 2010 में आता है और बी के रिगार्डिंग आता है। तो बी का 2010 का डेटा, जो कि ऑप्शन पहले में ही हमें मिल जाता है। अच्छा, ये हजार में नहीं है, एक्चुअल में मैंने जल्दीबाजी में बोल दिया है। 5,40,000, 5,90,000, 5,70,000 इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ चारों जीरो तो कॉमन थी, हमें सबसे छोटा डेटा देखना था, तो सबसे छोटा डेटा 54 में है। नंबर 37, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अपने से पूछी है। चाहो तो बेटा आप इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो और फिर यहां पर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में इसका स्क्वायर होगा तो 11/9, और वो जो 1 है वो इधर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 2/9 आएगा।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से निकल कर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2/9। 1 माइनस 2/9 ये हो जाता है 7/9। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की, तो इस केस में हम कहेंगे इसका रूट हो जाएगा, तो रूट में आएगा 7 और 9 का रूट 3 हो गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। नंबर 38 कहता है ये 5 अलग अलग बच्चों का डेटा दे रखा है 100 में से, और 100 में से जो डेटा दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश का डेटा जो दिया हुआ है, मैथ्स का, साइंस का और सोशल स्टडीज का, तो ये कहता है सभी सब्जेक्ट में आयुष के जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने अंक मिले हैं आयुष को। तो आयुष के मार्क्स अगर हमें निकालने तो ये निकालने होंगे 8 और 2 10 और 5 15। एक आया तो हमारे पास में ये हो गया आयुष का डेटा 9 और 8 17, 17 और 9 26 और 8 34 और 8 42, 425। देन द सिक्योर्ड मार्क्स ऑफ आयुष इज 425। ना ये कहता है एक परिवार का 75,000 रुपए कमाता है जिसमें से 10% की बचत होती है, तो हम कह देते हैं वो जो कमाता होगा वो 100 कमाता होगा, इसमें से वो खर्च करता है 90 और बचत करता है 10 की। यही तो हुआ, बचत हो गई 10 की। 30% एजुकेशन पर खर्च हुआ है, टोटल खर्चा हुआ है 90 और इसका 30% एजुकेशन पर खर्च हुआ है, तो ये हो जाता है 9 तिया 27। ठीक है, जबकि 30,375 हेल्थ पर और बाकी का पैसा भोजन पर खर्च होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल 90 खर्च हुआ, उसमें से एजुकेशन में खर्च हुआ है 27, तो रिमेनिंग बचा हुआ जो है उसने या तो खर्च किया है हेल्थ पर और या खर्च किया है उसने फूड पर, तो वो कितना होगा, वो होगा 90 में से 27 कम कर दें, ये आ जाता है 63। यही होगा। अब हमें एक्चुअल इनकम दे रखी है कितनी, 75,000, तो 75,000 का 63% वो खर्च करता है इन दोनों चीजों पर, तो ये हम यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से कैंसिल किया तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो अब हमारे पास में आ जाता है 75 इंटू 63 करेंगे। 75 इंटू 63 अगर मैं करता हूं यहां पर, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 750 इंटू 62 प्लस 1। देखिए भाई कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 1500 इंटू 31 प्लस 750। आप कहेंगे कैसे, इसको आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया। अब देखिए यहां से इजीली आ जाएगा 0 0, 15 एकम 15 और 15 थी 45 और 1 46 और इसमें 750 और ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 46,000 47,250। यही आएगा 47,250। तो कुल मिलाकर उसने हेल्थ पर और फूड पर खर्च किया 47,250। उसमें से 30,375 रुपए वो खर्च करता है हेल्थ पर, तो उसने फूड पर कितना खर्च किया ये निकालने के लिए मैं 47,250 में से घटा देता हूं 30,375, तो यहां से 17,000 से कम बचेगा हमारे पास में 125, मतलब 16,875 ये खर्च किया है उसने फूड पर। और वो कह रहा है कि बताओ कुल आय में से भोजन का कितना प्रतिशत खर्चा है। आप 16,875 खर्च कर रहे हो कुल आय 75,000 में से, तो पूछ रहे हो प्रतिशत, तो प्रतिशत निकलेगा 100 में से। दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गया। 25 से कैंसिल करें तो 25 से ये 3 और ये आ गया, 25 से ये आ गया है 6 150, हमारे पास में बचता है 18, 25 इंटू 7 175, फिर बचता है 12 और 25 इंटू 5 125 बटे में है 30, तो 3 से 3 दूनी 6, अगेन 3 दूनी 6 और 3 इंटू 5 15, तो हम कहेंगे 22.5% उसने भोजन पर खर्च किया है टोटल इनकम में से। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस पहले 39 नंबर के क्वेश्चन में आई है।
नाउ अगेन एक टेबल दे रखी है हमें, ए बी सी डी और ई में अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हैं ऑर्गेनाइजेशन और ये हैं इसके डिपार्टमेंट्स। पूछता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये टोटल लिखा हुआ है, कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में ही है ऑर्गेनाइजेशन ए में, तो हम कहेंगे ए का ए ही ऑप्शन है। नंबर 41, यदि 6500 रुपए की राशि को अर्धवार्षिक रूप से 10% की दर पर और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए दी जाए, तो प्रिंसिपल है 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह आधे साल के हिसाब से हो जाएगी 5%, टाइम 2 साल की जगह हो जाएगा 4 साल, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस अवधि में मिश्रधन कितना होगा, तो 5% की भिन्न होती है 1/20, तो मैं कहूंगा 6500 रुपए एक साल में 20 से कितने हो जाएंगे 21, और ऐसा कितनी बार लिखना है 4 बार। आपको राउंड ऑफ कैलकुलेशन करनी होगी, जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपको 7900 रुपीज मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, तो ये कहता है एक निश्चित काम को बी और सी के द्वारा मिले गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा करता है, तो ए जो है बी और सी एक दिन में करते हैं तो ये 2.4 दिन में करता है, ये रेशियो टाइम का है, मैं इसे कैपेसिटी में बदलूंगा तो यहां से आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब ये कहता है ए और बी मिलकर काम को करते हैं 27 दिन में, जबकि सी इस काम को करता है 75 दिन में। अब सबसे पहला मेरा टास्क है कि यहां से मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। अगर टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो यहां मेरे पास में है 9 इंटू 3 और ये है हमारे पास में 3 इंटू 25, तो 3 तो कॉमन है, 25 इंटू 9 225 इंटू 3 675 आ जाता है, यही होगा। 675 में अगर हम भाग देते हैं तो ये 27 इंटू 25 हो जाता है, और 75 का अगर हम भाग देंगे तो ये 75 तो यहां पर हो ही गया है, और 75 से अगर हम इसको देखते हैं तो 15, या तो आप यहीं से देख लो कैसे, 75 तो ये है ही है, और हमने क्या लिखा है 75 इंटू, तो 3 तो आ ही गया, इंटू 3 किया है यहां पर और 3 किया है, तो या फिर ऐसे देख लो 675 काम 75 दिनों में पूरा हुआ, 15 से ये 5, 15 से ये 4 और 15 से ये 5 और 5 से ये 9, तो यहां आ जाएगा 9। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि ए और बी की जो क्षमता है वो 25 है और सी की क्षमता जो है वो 9 है, तो यहां से मैं अगर आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है 25 और 9 34 है, अगर आप लिखना चाहें तो, और अगर नहीं लिखना है तो आपको यहां से ये पता लग रहा है साफ साफ कि सी की क्षमता 9 है और ए और बी की क्षमता 25 है, तो आप मुझे ये बताइए यहां से अगर मैं देखता हूं तो इन तीनों की क्षमता कितनी आती है 3.4 और यहां से तीनों की क्षमता आती है 34। 3.4 का मान अगर 34 के बराबर है तो 1 का मान 10 के बराबर आ गया, और 1 का मान अगर 10 के बराबर है तो ए की वैल्यू 10 हो गई। अगर ए की क्षमता 10 है और दोनों की 25 है तो बी की क्षमता हो गई 15। ठीक है, और अगर बी की क्षमता 15 है तो यहां कितना आएगा ये बताओ, यहां पर आप कहेंगे वैसे तो जरूरत नहीं है, सी की क्षमता हमारे पास अलग से है, तो ए बी सी की क्षमता हमारे पास आ चुकी है। अब अपने से पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। भाई काम है 675, कराना है बी से, तो बी को जो टाइम लगेगा वो बी की क्षमता पर डिपेंड करेगा, और बी की क्षमता है 15, 15 चौके 60 और 15 5 75, 45 दिनों का समय लगेगा, तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाता है। नाउ 43, दो व्रतें सी, दो व्रत सी पर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब कहता है तो ये एक व्रत हो गया और ये दूसरा व्रत हो गया, और ये सी पॉइंट पर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया। ए बी दोनों व्रतों की सीधी ओवेनेस्ट स्पर्श रेखा है, तो ए बी दोनों व्रतों की सीधी ओवेनेस्ट स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, कहता है ए और बी के संपर्क बिंदु हैं इनके, ठीक है,
CAB का मान जो है वो 55 है, तो ये हो गया इस तरीके से CAB का मान 55 डिग्री दे रखा है। ओके, और आपसे पूछा है ACB का मान क्या होगा। भाई सीधा सही है, ये जो कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है, इतना बच्चा आप जानते हैं। और अगर नहीं पता होगा तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट जरूरत नहीं थी। 44, पोर्टलैंड हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के लड़कों का अनुमानित प्रतिशत क्या है जो विज्ञान में नामांकित नहीं है। तो बच्चों का प्रतिशत हमसे पूछा है, तो जो साइंस में एनरोल्ड है वो तो बच्चे ये हैं, और जो साइंस में एनरोल्ड नहीं है ये बच्चे ये हैं। तो 25 और 20 45 और 30 और 20 50, तो टोटल बच्चे हैं स्कूल में 95। आपसे पूछ रहा है कि पोर्टलैंड हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के लड़कों का अनुमानित प्रतिशत क्या है जो विज्ञान में नामांकित नहीं है। तो विज्ञान में नामांकित नहीं है बच्चे बॉयज 20, और टोटल बॉयज हैं हमारे पास में 20 और 25 45, तो 5 चौके 20 और 5 इंटू 9 45, 4/9 बॉयज जो हैं वो साइंस में एनरोल नहीं है। 1/9 से हम 4/9 निकालेंगे तो यहां हम कह देंगे 44.44%, जो कि ऑप्शन डी में आता है। नंबर 45, एक दिन में 1200 किलो फल बेचे गए और उसका डेटा हमें यहां रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये कहता है अंगूर और संतरे की बिक्री। तो अंगूर ग्रेप्स की बिक्री है 10 और ऑरेंज की बिक्री है 15%, के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर आता है 5%, और ये 5% निकलेगा टोटल का। टोटल फ्रूट्स बेचे हैं 1200 किलो, 1200 किलो का 5% निकालते हैं तो 60 किलो आता है, और 60 किलो फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर जाता है। नंबर 46, अगेन एक टेबल है हमारे पास में, और टेबल में ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 2019 से लेके 22 तक 5 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉइज की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछता है 2019 में ऑर्गेनाइजेशन डी और ई, 2019 में ऑर्गेनाइजेशन डी और ई, तो 7 और 6 13,600, तथा 2021 में इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशन की संख्या, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन लेकिन 2021 में, तो यहां आ जाता है 8 और 7 15,600 के बीच का अनुपात। दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 तिया 12 और 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 3 12 और 3 बचता है, 4 इंटू 9 36, आंसर आ जाता है 34:39। ये सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले डेटा वाला पहले आएगा और बाद का बाद में आएगा। 47, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू 2 है। भाई ऐसा तो तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू 45 हो, और थीटा की वैल्यू 45 होगी तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 और cot 45 दोनों सेम होंगे, 1 और 1 2 होगा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू 45 है तो 1 की स्क्वायर कुछ भी करो तो ये 2 आएगा, यहां भी 3, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो, और इसी तरीके से यहां आएगा 5 हमारे पास में, और साथ में हमारे पास में आ जाता है, अच्छा यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10 ऑप्शन बी में है। 48, PQRS जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल हो गया है, तो ये P भुजा हो गई है, ये Q हो गई है, और ये R हो गई है। आगे क्या कहता है, मैं S भुजा QR पर बिंदु इस तरीके से है, S जो है QR पर एक बिंदु इस तरीके से है कि QR जो है वो 3QS के बराबर है, तो एक कोई पॉइंट यहां पर होगा, तो ये इस तरीके से हो गया। अब वो कहता है QR का जो मान है वो 3 गुना है इसका, तो अगर मैं कह देता हूं ये पूरा 3 है, यहां से यहां तक पूरा 3 है, तो इसका मान 1 होगा, ये 1 है तो QR का मान 3 होगा, तो इसका मान हो गया है हमारे पास में 2, ठीक है। साथ में कहता है PQ की लंबाई 9 है,
अगर इसकी लंबाई 9 है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाओं की लंबाई 9 हो गई है। अब ये जो 9 है वो बटेगा 2:1 में, 3 बराबर 9, तो 1 का मान 3 आ गया है और 2 का मान 6 आ गया है, तो यहां तक की दूरी 6 है और यहां से यहां तक की एग्जैक्ट दूरी है 3। साथ में कहता है पीएस की लंबाई क्या होगी, पीएस की लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब इस लाइन को यहां से मिला देना चाहिए। पीएस की लंबाई क्या होगी ये हमसे पूछा है। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैंने क्या किया, यहां से इसकी माध्यिका खींची और जो इसकी परपेंडिकुलर भी होगी। अब अगर माध्यिका है तो सामने वाले को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी दूरी है हमारे पास में 9, तो ये दूरी होगी 4.5, 4.5 में से ये 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, एक ही बात है, क्या कुछ भी लिखिए, 4.5 3/2 हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसकी हाइट है, और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू ए, तो h का जो मान आएगा वो आएगा √3/2 इंटू ए मतलब इसकी भुजा, तो यहां से h का मान आ गया। अगर मुझे किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मैं इसकी हाइपोटेनस भी लेकर आ सकता हूं, तो पीएस की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, इसका जैसे मैं नाम ले देता हूं टी, तो ये होगा पीटी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर का रूट। पीटी की वैल्यू हमें पता है तो इसका स्क्वायर होगा, तो मैं इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूं, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 243 और बटे में आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एस टी का स्क्वायर, एस टी का मान है 3/2 तो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9/4 और इसका होगा रूट जो बराबर होगा पीएस की लंबाई के। 43 और 9 52 हो जाता है, तो यहां आ जाता है 252 बटे में 4 और ये रूट में 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 3 12, तो √63। अच्छा आगे सॉल्व नहीं किया है, 9 इंटू 7 3 इंटू √7 भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो √63। 49, एक टेबल को 1596 रुपए में बेचा गया और आरव को 24% की हानि हुई। भाई 24% की हानि के साथ में टेबल को बेचा गया है, अब वो चाहता है कि मुझे 24% का लाभ हो। अगर 24% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 76% में बेचा और वो बराबर है 1596 के। 1596 76 के बराबर है। अब वो चाहता है कि 24% के लाभ के लिए ये इसे कितने में बेचे, तो हम कहेंगे ये 124 में बिक जानी चाहिए। तो यहां से 19 इंटू 4 76, 19 इंटू 8 और 52, तो 7, 19 इंटू 4 और यहाँ 4 से ये 21 आ जाता है, तो यहाँ 4 0 26, 2604 और 2604 हमें ऑप्शन डी में मिल जाता है। और आज वाले पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्या कह रहा है वो देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 12, 14, 16 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका मतलब वह एलसीएम तो पूछ ही रहा है, लेकिन वो कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर, तो हम जो एलसीएम निकालेंगे वो संख्या का क्या होगा, दुगना होगा। तो संख्या का दुगना बराबर होगा एलसीएम के, और हमें संख्या का मान बताना है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर, तो दुगना करने पर इनका मल्टीपल बनेगा। अब सबसे बड़ी संख्या 18, भाई 18 तो हमने लिख ही लिया, 18 है और यहाँ 16 है, तो एक फैक्टर 2 तो काम में आ गया, 8 नहीं था तो हमने 8 लगा दिया। अब यहां देखते हैं 14, 14 का एक फैक्टर 2 तो है, 7 नहीं है तो 7 लगा दिया, इनटू अब है 12, 12 को देखें तो देखिए भाई इसका 4 तो यहां पर मिल गया, बचा कितना 3, तो 3 यहां पर मिल जाएगा, मतलब यही एक संख्या है। अब ये हमारे पास में एलसीएम हो गया, लेकिन हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान आएगा 18, 18 को आप लिख लो 9 इंटू 8 इंटू 7। आप कहेंगे 9 क्यों लिखा, भाई ये 2x के बराबर है, तो x का मान लाने के लिए मैंने 2 से इसे कैंसिल कर लिया, तो 9 इंटू 8 72 इंटू 7, 7 दूनी 14
और 7 7 49 और 1 50, आंसर आ गया 504। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जो है वो मैच कर जाता है। तो इस तरीके से आसानी से हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।